वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप अपनी हेल्थ का और पढ़ाई का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपनी डेली रूटीन्स को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। आज है 22 दिसंबर और आज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और बहुत सारा न्यूज़ है जो मैं आज डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो हमारा जो ये डीएनए होता है यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसके अंदर में मैं हिंदू से जो जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, पीआईबी से होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ या इकोनॉमिक टाइम्स से, सभी को कोरिलेट करते हुए सभी का एक जितना इम्पोर्टेंट जो होता है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी न्यूज़ होते हैं उसे मैं कवर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे बस इतना ही है कि आप इसे एंड तक देखें ताकि हर एक टॉपिक आपको डिटेल में कवर हो जाए। इसमें मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी कुछ टॉपिक्स कवर कराता हूँ, कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी कवर कराता हूँ। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेटेड मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी कवर कराता हूँ टॉपिक्स के साथ साथ, ताकि आपको क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाए और आप प्रैक्टिस भी उससे कर सके। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी है, मैप बेस्ड जो भी न्यूज़ होता है उसको भी मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये हमारा सेशन रहता है न्यूज़ एनालिसिस का। और ये अब जो इसके मैं टाइमिंग जो है ये मैं बहुत दिन से ये मैं प्लान कर रहा था कि एक फ़िक्स टाइमिंग में ये लाया जाए, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं इसे टाइम पर नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब जो है रूटीन फॉलो करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो आपके साथ साथ मेरे लिए भी लागू होता है। और आप जो है ये रूटीन के साथ अगर पढ़ेंगे तो हर चीज़ एकदम टाइम पे होनी ज़रूरी है। तो इसे मैं अब रोज़ के रोज़ शाम में 6 बजे, ठीक है, रोज़ शाम 6 बजे मैं इसे मैं अपलोड कर दिया करूँगा, ताकि आप एक टाइम से आप टाइम बाउंड मैनर में आप जो है करंट अफेयर्स की एकदम हाई लेवल की तैयारी आप कर सके। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ये चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके फ़ायदा हो सके। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं कवर करता हूँ और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही चलने की कोशिश करता हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक्स को जान लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सोसाइटी थ्रू सिनेमाज लेंसेस, यानी कि सिनेमा जो होता है, किन किन लोगों को मूवीज़ देखना पसंद है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को, आई थिंक सभी लोगों को सिनेमा देखना तो पसंद होगा ही, या फ्री टाइम में या फिर वीकेंड्स वगैरह में लोग जो है ये सिनेमा घर जाना पसंद करते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट जो है आप ये कम कर पाते हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई का बर्डन ही इतना होता है कि आप इन सब चीज़ों में कम ध्यान दे पाते हैं। लेकिन अगर ठीक है, कभी कभार ये आप फॉलो अप कर सकते हैं। और कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जो आपके लिए बहुत लाभदायक भी होती है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी के बारे में बताया जा सकती है। लेकिन हर एक पहलू के या हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ ऐसी मूवी है जो हमारे सोसाइटी के अंदर में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, कुछ ऐसी सिनेमा होते हैं, कुछ ऐसी मूवीज जो है तो ये हमारे सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, कई बार मूवीज़ के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो हमारे समाज को एक गलत मूव भी दे सकती है। जैसे हमारे यूथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे जो इंडियन एक्टर्स वगैरह हैं या एक्ट्रेसेस वगैरह जो वो फॉलो करती है, जो लोग वो जो यूज़ करते हैं, उसे ही हमारे जो है समाज में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी यूज़ करना चाहते हैं। अगर हीरो जो है वो अगर दिखा रहा है किसी सिनेमा में, अगर दिखाया जाता है कि वो एकदम 100 या 200 की स्पीड में बाइक चलाते हुए दिखाया जाता है उसे, तो उसे यूथ जो है वो एकदम तुरंत उसे फॉलो करते हैं। और इसके रिजल्ट ये होता है कि वो अपने एक्सीडेंट कर बैठे, कई बार लोगों की जानें भी जाती हुई इससे दिखाई पड़ती है। या एक्ट्रेसेस वगैरह है, वो जो भी चीज़ें करती हैं, वो जिस तरह से स्टंट करती है या फिर जिस तरह से वो कपड़े वगैरह पहनती हैं, तो जो यूथ है हमारी, जो लड़कियां वगैरह है, वो भी उसी को फॉलो करना शुरू कर देती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सोसाइटी के अंदर में जो हमारा सिनेमा है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है और ये हमारा GS 1 के अंदर में इसे कवर मैं करूँगा। ठीक है, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिलेगा जो कि नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल का है। ठीक है, इंडिया में, ठीक है, इंडिया के अंदर में आप अगर हम लोग देखें
सपोज दिस इज ये इंडिया का अगर मैप है, रफली अगर मैं बनाऊं तो ये अगर इंडिया का मैप है, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एक जूनल काउंसिल है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये भी GS2 के अंदर में कवर होगा आपका। तो GS2 के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट, ठीक है, DC, यानी एक IAS ऑफिसर का पोस्ट है ये, मजिस्ट्रेट भी IAS लेवल का ही पोस्ट है। ये डिपार्टमेंट कमिश्नर, हु टू कॉल एन IAS, व्हाट टू कॉल एन IAS किसे बोला जाएगा, ठीक है, DC को, मजिस्ट्रेट को, या डेवलपमेंट कमिश्नर को किसे IAS ऑफिसर कहा जाएगा, ये बात हो रही है। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। जो आपके एक स्टूडेंट, आप जिस चीज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनको लिए ये टॉपिक तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वो GS पेपर 3 के अंदर में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर है, ठीक है, जो हमेशा से एकदम हॉट टॉपिक रहता है। तो न्यू लैंड रूल्स, यानी कि नया कानून लाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, लैंड को लेकर जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि ऑन पार विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। जो बाद बाकी इंडिया में जिस तरह से रूल है लैंड को लेकर, वैसे ही रूल जम्मू एंड कश्मीर में भी लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये न्यूज़ में क्या है, क्यों है, वो हम लोग देखेंगे। कोई एक और न्यूज़ है जो कि GS पेपर 3 के अंदर भी कवर होगा, जो कि बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को लेकर है। एक न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है ये, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मेंस ओरिएंटेड या मेंस में ही जिससे टॉपिक वगैरह बन सकते, मेंस इनरिचमेंट को लेकर एक कंटेंट मैंने यहाँ डाला है, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिफॉर्म्स किस तरह से हो सकते हैं कंटेंट और डिज़ाइन में ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स के अंदर में, ठीक है, क्या इस तरह से इसमें रिफॉर्म्स या चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में कुछ प्रीवियस फैक्ट्स भी है जो मैंने शुरुआत में बताया। तो डोकरा मेटल क्राफ्ट क्या है ये जानेंगे हम लोग। SIDBI टू सपोर्ट माइक्रो लैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए SIDBI क्या है, इसको हम लोग काफी डिटेल में कवर करेंगे, जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर NDIAC, ये क्या है, इसका क्या काम है, ये इंटरनेशनल लेवल पर ये सेंटर जो है न्यू दिल्ली का, इसका क्या है, तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। एक टॉपिक है फ्रीइंग अप EEZ, ठीक है। अभी मैं टॉपिक में आऊंगा तब इसके बारे में आपको बताऊंगा EEZ क्या है, फ्रीइंग क्या है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है वागीर, ये क्या है, इसको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक आज का है वो हमारा है सोसाइटी पर किस तरह से सिनेमास का इम्पैक्ट पड़ता है, सिनेमास लेंसेज का इम्पैक्ट क्या से पड़ता है। ये हमारा GS पेपर 1 के अंदर में आर्ट एंड कल्चर के अंदर में ये कवर होगा। ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये कवर किया गया है, ठीक है। तो सिनेमा का जो है वो एक एज ए मीडियम हैज़ इनक्रेडिबल पावर इन आवर कंट्री, हमारे देश में इसका एक बहुत पावर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई पड़ता है हमारे यूथ में ज़्यादातर, ये हमारे या और भी जो जनरेशन है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है। जो रीच है या इम्पैक्ट है ये मूवी का, ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है हमारे देश में, और एक पावरफुल टूल है जो कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी कर सकता है, ठीक है। एक यानी कि आप सिनेमा के जरिए किसी भी टॉपिक को या किसी भी सामाजिक मुद्दे को आप सिनेमा के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी के अंदर में। जो भी सिनेमा में दिखाया जाता है तुरंत उनसे इन्फ्लुएंस होकर जो हमारे देश के लोग हैं वो उसे फॉलो करने लगते हैं, उसको एकदम सच मानने लगते हैं, ठीक है। कई बार एक्टर को लोग यहाँ यूथ या हमारे जो जनता है वो भगवान तक दर्जा देने लगती है। जैसे रजनीकांत अगर साउथ के अंदर में देखे तो रजनीकांत एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनको वहाँ पे भगवान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। भगवान की तरह लोग उन्हें पूछते हैं, उनके खिलाफ अगर एक शब्द भी अगर किसी को बोलते हुए दिखाई पड़े तो जनता उसे छोड़ेगी नहीं, इस तरह से, ठीक है। वहाँ के मैंने एक बार देखा था कि एयरपोर्ट के अंदर में मैं था चेन्नई में, तो वहाँ पे मैंने प्लेन के ऊपर में रजनीकांत जी की तस्वीर मैंने देखी थी। मतलब इस तरह से उनको वहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं और पूछते हैं, ठीक है। इंडियन सिनेमा एक रिफ्लेक्शन है हमारे सोसाइटी का, कह सकते हैं।
प्रोमोटिंग इंडियन रिच कल्चर, यानी आपको अगर इंडिया का कल्चर जो है अगर आपको सही तरीके से जानना है तो इंडियन सिनेमाज को आप फॉलो अप कर सकते हैं, जहां पर आपको इंडियन कल्चर के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में, फोक डांस के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में आपको डिटेल पता चल सकता है। नाट्यम एक मूवी है, एक तेलुगु मूवी, अंदर में आपको एक कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस को आपको देखने को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस वहां पे दिखाया गया है, यानी कि हमारे कल्चर को भी एक तरह से इनरिचमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, कल्चर को भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग जान पा रहे हैं हमारे, ठीक है, इस क्लासिकल डांस के बारे में। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कुचिपुड़ी को ऐसे इंटरनेशनली अगर पूछे तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन मूवी के तरीके अगर तौर पर अगर दिखाया जाए तो हर एक लोगों तक जानकारी पहुंचेगी कि इस तरह से एक डांस है जो कि इंडिया के अंदर में, तेलुगु के अंदर में, तेलुगु भाषी लोग जो इसे फॉलो करते हैं। साउथ इंडियन डांस है क्लासिकल डांस। ठीक है, कुछ सोशल इश्यूज के ऊपर मूवी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कॉन्टेम्प्ररी सोशल एंड पॉलिटिकल सीन वगैरह दिखाए जाते हैं, यानी कि एग्जैक्टली जो पॉलिटिक्स जो होता है उसे फिल्म के माध्यम से, यानी सिनेमा के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ताकि सोसाइटी के हर एक लोग जाने कि आखिर पॉलिटिक्स में एक्चुअली होता क्या है, यानी बिहाइंड द सीन वगैरह की जो बात है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाती है मूवीज वगैरह। जैसे कि आप राजनीति एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अपहरण एक मूवी आई थी आपकी अजय देवगन जी की काफी पहले, उसके अंदर में दिखाया गया कि शुरुआत में वो एक पुलिस का जॉब लेना चाहता था, लेकिन वहां पे करप्शन इतना ज्यादा था। ठीक है, तो उसे पैसे की जरूरत थी, तो उस पैसे, वो करप्शन मतलब ये जॉब लेने के लिए उसे पहले क्राइम करना पड़ता है। ठीक है, किडनैपिंग करता है, उसके बाद वहां से जो उसे पैसे मिलते हैं वो जाकर वो उस ऑफिसर को दे देता है। ठीक है, तब लेकिन वहां पे फिर कुछ करप्शन देखने को मिलता है जिसके चलते उसकी जॉब लगती नहीं है। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। तो इसके बारे में आपको मतलब बिहाइंड जो सीन है, अंदर में जो करप्शन होता है उसका एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई फिल्मों के माध्यम से। ठीक है, एक मूवी आई थी शेरनी, ये हाल ही की मूवी है विद्या बालन जी की, जिसके अंदर में इन्वायरमेंटल जो इश्यूज वगैरह हैं, ठीक है, किस तरह से शेर को मार दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि इलीगल तरीके से उसको बेचने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे वो दिखाया गया है। तो ठीक है, मतलब अंदरूनी क्या क्या होती है ये फिल्मों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाती है कि आखिर समाज में क्या चल रहा है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि बहुत सारी वार से रिलेटेड मूवीज आती है, जहां जैसे उरी हो गया जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर पे बेस्ड था, तो पता चलता है कि किस तरह से सेना ने वहां पे घुस के अटैक किया था। ठीक है, गुंजन सक्सेना से रिलेटेड द कारगिल गर्ल, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है। एक बोस आई थी मूवी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जैसे राजनीति एक मूवी देखने को मैंने बताया जहाँ पे पॉलिटिकल गेम किस तरह से चलता है इंडिया के अंदर में, वो दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही थी। ठीक है, माइथोलॉजिकल बहुत सारी मूवीज हैं, ठीक है, जो कि बोथ नॉर्थ एंड साउथ मूवीज में आपको देखने को मिलेगी। एक कन्नड़ा मूवी है भक्ति प्रहलादा, जैसे सत्य हरिश्चंद्र, ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज आपको देखने को मिलती है। ट्राइबल कल्चर के ऊपर में जैसे कन्नड़ा मूवी कंटारा जो है, जहाँ पे ट्राइबल कल्चर किस तरह से होता है उसको यहाँ पे जो एनिमलिस्टिक या एनिमल से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस वगैरह होती है उसको पब्लिक जो है लार्ज मात्रा में उसे एक्सेप्ट करती है, तो इसको रिलेटेड यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। कुछ बायोपिक्स वगैरह में बनती है मूवी, जैसे कि गांधी, ठीक है, कपिल देव 83, या फिर MS धोनी, ठीक है, जो अनटोल्ड स्टोरी सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा जो निभाई गई थी, बहुत ही मतलब मुझे बायोपिक में मतलब बेस्ट मूवी अब तक की लगी है MS धोनी जी, जो वो कैरेक्टर जिसने वो निभाया, मतलब कि लगने ही मतलब ऐसा लग रहा था कि वही धोनी है। ठीक है, आप वो मूवीज देखने के बाद जब निकलेंगे तो आपको जब भी धोनी का ख्याल आएगा तो आपको चेहरा जो है वो आपको सुशांत सिंह राजपूत का ही सामने आएगा। मतलब इस तरह से इम्पैक्ट डालती है मूवीज वगैरह। ठीक है, ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स मूवीज जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिचकी हो गया, मतलब कि इस तरह से काफी हर एक मुद्दे पर आपको मतलब मूवीज देखने को मिलेगा, खासकर इंडियन सिनेमास के अंदर में। इसका जो है सोसाइटी के ऊपर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप हमारी मतलब इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव भी पड़ता है। पॉजिटिव ये है कि आपको यहाँ के कल्चरल मतलब कि क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस और फेस्टिवल, हर एक चीज के बारे में जानने को मिल जाता है। ठीक है,
तो ये था टॉपिक। तो एक इससे मेंस का एक क्वेश्चंस भी आपको बन जाता है कि डज सिनेमा इन्फ्लुएंस सोसाइटी और इट्स वाइस वर्सा, यानी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है सिनेमा या फिर एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है कई बार। ठीक है, ठीक है। कमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिनेमाज एंड सोसाइटी। तो इसके रिलेटेड आपने पहले ही बोला कि सिनेमा जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालती है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। कई बार मूवीज में ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो एक तरह से अगर यूथ फॉलो करे तो उनके लिए अच्छा नहीं है। कई बार ऐसी मतलब कि एडल्ट सीन्स भी दिखाई जाती है जो कि दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि वो कई बार कमर्शियल मूवी जो है, एक कमर्शियल मूवीज वगैरह में जानबूझ के ऐसी चीजें दिखाई जाती है कि लोग उसमें अट्रैक्ट हों और उनकी कमाई जो है वो बढ़े। ठीक है, सोशल मुद्दे पर जो मूवीज बनती है, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड जो मूवीज बनती है, ऐसी मूवीज आपको देखनी भी चाहिए क्योंकि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि ऐसी मूवीज जहां पर ऐसे सीन्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन सिनेमा के हमारे लिए, हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल के ऊपर में। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 के अंदर में आता है, ये पीआईबी के द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, तो क्या है ये, रिसेंटली जो है पीएम मोदी ने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हुआ है, इसे अटेंड किया शिलोंग के अंदर में। ठीक है, शिलोंग के अंदर में जहां गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, उसे पीएम मोदी साहब ने अभी अटेंड किया। तो इसलिए ये न्यूज में बन जाता है। तो रेगुलर मीटिंग्स वगैरह जो मीटिंग्स हुए, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज विजिटेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने खुद विजिट किया नॉर्थ ईस्ट में, और 50 टाइम्स इन द लास्ट 8 ईयर्स, आखिरी 8 सालों में कई बार 50 बार नॉर्थ ईस्ट का चक्कर लगा चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और वाइल मिनिस्टर हैव ऑल्सो विजिटेड, और जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो भी नॉर्थ ईस्ट का चक्कर 400 बार अब तक लगा चुके हैं। 8 पिलर्स है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट को लेकर 8 पिलर है। पहला है पीस, देन पावर, देन टूरिज्म, 5G कनेक्टिविटी, कल्चर, नेचुरल फार्मिंग एंड स्पोर्ट। ठीक है, ये 8 पिलर पर है जहां पर नॉर्थ ईस्ट को अगर पूरी तरीके से डेवलप करने की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो ये 8 पिलर पर काम करने की जरूरत है। यानी शांति बनाए रखें, साथ ही साथ पावर के ऊपर में टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर ये पूरा डिपेंड है, बहुत सारे एरियाज वहीं से उनकी रेवेन्यू जो है वो आती है। 5G कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम करेगा। ठीक है, कल्चर को इनरिच करने की जरूरत है, नेचुरल फार्मिंग जो है वो करने की जरूरत है क्योंकि एकदम जंगली इलाका वहां पे ज्यादा है, स्पोर्ट्स को एकदम डेवलप करने की जरूरत है। इन 8 पिलर के ऊपर ही नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट टिका है। ठीक है, या कह सकते हैं इनको डेवलप करते ही नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने कई सारे वैसे प्रोजेक्ट चलाए रखे हैं कनेक्टिंग एवरी कैपिटल, ताकि हर एक कैपिटल को कनेक्ट किया जा सके। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हर एक कैपिटल को कनेक्ट किया जा सके, रोड से, ट्रेन से और एयर कनेक्टिविटी से। जैसे कि धोला सादिया ब्रिज बनाया गया है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया के अंदर में जो कि लोहित रिवर के ऊपर है। इन आसाम में लोहित रिवर जिसके ऊपर लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया है इंडिया का, धोला सादिया ब्रिज जिसका नाम है। ठीक है, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स कई सारे लाए गए हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। ठीक है, और एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की अगर बात करें तो एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, यह है कि एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट यानी तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है नॉर्थ ईस्ट के लिए, और एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी पर पहले काम करने की जरूरत है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड एक ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड एक ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है, कलादान प्रोजेक्ट जिसका नाम है, और एक है अगरतला अखौर रेल प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट है जो कि आपको रोड कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी और रेल कनेक्टिविटी के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट जो है, क्योंकि देखिए रोड अगर कनेक्ट होगा, रोड अच्छा होगा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट फास्ट होगा
तो वहां से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो टूरिज्म सेक्टर भी डेवलप करा देगा, जिससे कि रिवेन्यू वगैरह अच्छी तरह से जनरेट होगा, विदेशी लोग भी आ सकेंगे। रेल कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि दूर दूर से जो लोग आना चाहेंगे, अगर रेल कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो विजिट भी ज्यादा होगा, विजिट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो इंटर स्टेट काउंसिल वर्सेस जोनल काउंसिल, ये इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल में क्या अंतर है? तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है एक मैकेनिज्म है जो कि सपोर्ट ये सेंटर और स्टेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है इंडिया के अंदर में, ठीक है, इट विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय, ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है ये काउंसिल, जो कि आर्टिकल 263 के अंदर में आपको कवर दिखाई पड़ता है। जोनल काउंसिल एक अलग कॉन्सेप्ट है। जोनल काउंसिल क्या है कि जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी एक एक्ट के द्वारा पास होकर आई है, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट के अंदर में एक्ट पास होके ही ये बॉडी बनी है जोनल काउंसिल। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर में ये आता है। ये हाई लेवल एडवाइजरी फोरम है, ठीक है, हाई लेवल एडवाइजरी फोरम में कॉन्स्टिट्यूट, ये काम करता है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए अमॉन्ग स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और सेंटर, यानी कि स्टेट आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाकर रखे, यूनियन टेरिटरीज आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बना के रखे, वहीं सेंटर आपस में सेंटर के साथ, ठीक है। तो आपस में जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस चीज के चलते ये फोरम बनाया गया है। व्हाट इट डज, इस क्या काम करता है? एक नोडल एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करने का काम करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर में जो भी डेवलपमेंट या इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का काम करता है, ये सिक्योर करता है और बैलेंस प्रोवाइड करता है और कोऑर्डिनेट करता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, स्टेट्स के अदर स्टेट्स के साथ। एक एडवाइजरी बॉडी का भी काम करता है, ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इन सभी मैटर्स में एक्शन ले ताकि डेवलपमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली हो। साथ ही साथ फंडिंग का करने का भी काम करता है। मेनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्मॉल पोर्शन जो कि कंट्रीब्यूट करता है स्टेट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर देखें इस मैप में तो अभी जो है वो टोटल 6 जोनल काउंसिल है, ठीक है। जोनल काउंसिल भी 6 जोनल काउंसिल में बटा हुआ है हमारा ये देश। एक नॉर्दर्न है, सेंट्रल है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, सॉदर्न है और नॉर्थ ईस्टर्न है। तो नॉर्थ है ये, सेंट्रल ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट है, सॉदर्न है और ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलग है, ठीक है। समझ में आया बात? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में अगर बात करें तो ये इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंदर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा। ये एक एपेक्स लेवल बॉडी है जो कि सिक्योर और बैलेंस प्रोवाइड करती है और डेवलपमेंट करने का काम करती है, ठीक है, इन सब स्टेट्स में। अमेंडमेंट इसमें हुआ था 2002 में, जहां पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मैंडेट कर दिया गया था कि वो रीजनल प्लानिंग बॉडी की तरह फंक्शन करेगी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर में, ठीक है। और ये प्रोवाइड करती है प्रायोरिटी टू द स्कीम और प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट और जितने भी स्कीम से उसे प्रायोरिटी तौर पे इसे लागू कराने का काम करती है, मतलब 2 और मोर स्टेट्स के बीच में। 2002 में अमेंड हुआ था और सिक्किम को भी इसके अंदर में जोड़ दिया गया था और रीस्ट्रक्चर किया गया था रीजनल प्लानिंग बॉडी में फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में 8 स्टेट्स आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये 8 स्टेट्स मिलकर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाते हैं। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो है रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। जोनल काउंसिल एट ए ग्लांस अगर आप पढ़ें तो नॉर्थ जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से एरिया आते हैं वो आपको देखने को मिलेगा और उसके हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंदर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है इलाहाबाद के अंदर में है, जो कि प्रयागराज हो गया समझिए। ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है, जिसका कि हेडक्वार्टर कोलकाता में है।
वेस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादर एंड नागर हवेली, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। दमन एंड दीव भी है हेडक्वार्टर है। साउदर्न जोनल काउंसिल के अंदर में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी है, जिसका की हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर में है। ठीक है, समझ में आया बात? तो इसको भी आपको याद रखना है कि अगर यहां से कोई क्वेश्चन पूछे और हेडक्वार्टर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। नीड ऑफ जोनल काउंसिल की आपको जरूरत क्यों है? क्योंकि ये देखिए, जरूरत यह है कि ये प्रोवाइड करता है, एक्सीलेंट फोरम प्रोवाइड करता है और एक कनेक्टिविटी करता है बिटवीन स्टेट और सेंटर और स्टेट के बीच में, और स्टेट कैन बी रिजॉल्व थ्रू फ्री फ्रैंक डिस्कशन एंड कंसल्टेशन। ठीक है, एक फ्रीली वो ठीक है डिस्कशन कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है किसी भी मुद्दे को लेकर सेंटर के साथ। ठीक है, और ये एक ठीक है सेंटर के साथ कोऑपरेटिव, ये द रीजनल फोरम फॉर कोऑपरेटिव इंडोर फॉर स्टेट्स का लिंकअप दिखाई पड़ता है कि स्टेट लिंक हो जाता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसके चलते जो है वो जोनल पॉइंट्स बनाने की जरूरत पड़ी है। तो ये कुछ और पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं इस स्लाइड में, जो कि आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने जानबूझ के दिए हैं ताकि आपको अगर कोई भी पॉइंट्स अगर एक्स्ट्रा आपको पढ़ने हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। एक मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, जो इंडियन इंटर स्टेट और जोनल काउंसिल में, कि एक रिजुविनेटेड इंटर स्टेट और जोनल काउंसिल जो कि प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, वाइटल रोल इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इन्वॉल्व द स्टेट्स मोर क्लोजली इन द प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड लीड टू ए मोर प्रूडेंट फिस्कल डिसिप्लिन। ठीक है, इसको डिस्कस करना है कि इंटर स्टेट और जोनल काउंसिल एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है रिजुविनेट करने के लिए गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को, और डिलीवर करता है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और लीड करता है एक डिसिप्लिन करने के। तो इसको डिस्कस करना है। मैं सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट के आधार पर मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिएगा। एक प्रीलिम्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाता है कि विच ऑफ द, जो कि यूपीएससी के द्वारा 2013 में पूछा भी गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी डज नॉट या डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसमें से कौन सी बॉडी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी? पहला है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा है प्लानिंग कमीशन, या फिर तीसरा है जोनल काउंसिल। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? ए 1 एंड 2, बी 2 ओनली, सी 1 एंड 3, या डी 1, 2 एंड 3 ओनली। यानी तीनों जो है आंसर हो जाएगा इसमें डी। तीनों जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपको मेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि ऑल देम आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तीनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अगला हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, डेवलपमेंट कमिश्नर, इसमें से किसे हम आईएएस ऑफिसर कहेंगे? ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट के द्वारा कवर किया गया है, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। ठीक है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी रिसेंटली रिलीज्ड ए बुक टाइटल, एक बुक रिलीज किया गया है लीगल पॉलिसी के द्वारा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के द्वारा, कि फ्रॉम रूल बाय लॉ टू द रूल ऑफ लॉ, यानी 25 फॉरम्स टू डिक्लोज इंडियाज लीगल सिस्टम। ठीक है, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो उसका सबसे बड़ा हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर में एक ब्लॉक लेवल आता है। ठीक है, इसके नीचे आता है ब्लॉक लेवल, सबसे एपेक्स में है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबसे टॉप में ऑफिसर होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है उसे। उससे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल पे जो सबसे टॉप में पोजीशन में जो ऑफिसर होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, शॉर्ट फॉर्म में बीडीओ बोलते हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आप ये ऑफिसर बन सकते हैं, और यूपीएससी जो के द्वारा जो एग्जाम होता है उसके द्वारा आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हैं। ये स्टेट पीसीएस के द्वारा होता है। ठीक है, ये समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है विलेज लेवल। तो विलेज लेवल के अंदर में ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के ऊपर होता है पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर होता है जिला परिषद। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बटा होता है। तो यहाँ पे फिगर आउट करने की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इस तरह से काम करता है। ठीक है, डीएम या डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल है?
तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुपरवाइज करने का काम करता है जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे उस इलाके का उसको। और इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम यही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या है कि ये चीफ इंचार्ज की तरह होता है, ये चीफ इंचार्ज होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसके पास ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल होता है ये मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या काम होता है, ये रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम। रिवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं या रिवेन्यू कलेक्शन को लेकर जो भी मामले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में उसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसे सुपरवाइज करता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसका वो इंचार्ज होता है, और ऑल्सो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है। ही और सी जो है होता है वो और ये ही और सी हेड ऑफ द लैंड एंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और लैंड और रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का भी वो हेड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन बना के रखता है मल्टीपल डिपार्टमेंट से। ठीक है, जो एक डीएम होता है ना, डीएम या फिर डीसी जो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये एपेक्स ऑफिसर की तरह, या जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट का अगर हेड है तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितने भी और डिपार्टमेंट्स होंगे उसको सबको वो कोऑर्डिनेशन उसके सबके साथ बनाकर रखता है, ताकि किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो उसे हैंडल कर सके, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिवेन्यू से हो या फिर एजुकेशन से हो। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट पर कभी भी वो जाकर जो है वो चेक कर सकता है कि सभी चीजें जो है वो प्लान मैनर में चल रही है या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। और ये करेंट रोल अगर बोले तो वो हेल्प करता है सर्व डेवलपमेंट, रिवेन्यू प्रोटोकॉल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज को भी ध्यान में रखता है। पावर टू डिप्लॉय, इसके पास पावर होता है कि वो डिप्लॉय करे या ट्रिगर करे मूवमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कहां पर डिप्लॉय करना है, कहां पर आर्म्ड फोर्सेस को कहां पर भेजना है, कहां पर एक्शन लेना है, वो इसके हाथ में पावर होता है। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी क्राइसिस के अंदर में आर्म्ड फोर्सेस को कहां पर भेजना है, वो भी इसका पावर जो है डीएम के पास या डीसी के पास होता है। मैक्सिमम डीएम के पास ही होता है। ठीक है, डीएम के पास होता है। और लाइसेंस इशू करने का भी पावर जो है वो डीएम के हाथ में होता है, चाहे वो आर्म्स लाइसेंस हो, एक्सप्लोसिव लाइसेंस हो या सिनेमेटोग्राफी लाइसेंस हो, ये सारी चीजें जो है वो डीएम के हाथ में होती है। ठीक है, जैसे कोविड-19 मैनेजमेंट, कोविड-19 के समय में जो मैनेजमेंट का काम था वो डीएम के हाथ में पावर था कि वो जो कोविड के समय जो मैनेजमेंट का काम किया गया वो डीएम के हाथ में ही था, पावर था कि किस तरह से उसे वैक्सीन्स वगैरह एक तरह से दिलाना है, गांव-गांव में किस तरह से लोगों को अवेयर करना है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, अगर कोई कहीं भीड़ भाड़ हो रहा है तो कैसे वहाँ डिस्टेंस बनवा कर रखना है। तो सारी चीज़ें जो है वो डीएम के हाथ में थी। एक बहुत ही टफ जॉब आप कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ पावर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जिम्मेदारी भी आप कह सकते हैं, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, नीड टू रिस्ट्रक्चर द डीएम और डीएम्स रोल, रिस्ट्रक्चर करने की, टू रिमूव द कॉलोनियल लीगेसी, यूनिफॉर्मिटी इन द नेम ऑफ द पोजीशन। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिस्ट्रक्चर करने की या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है क्या। जैसे कि यूनिफॉर्मिटी इन द नेम ऑफ द पोजीशन, पंजाब के अंदर में, हरियाणा के अंदर में रेगुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट है प्रिफर्ड करता है इन टर्म डिप्यूटी कमिश्नर के तरह वहाँ पे काम किया जाता है। थ्रू द लीगल टर्मिनोलॉजी इज ऑलवेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डीएम ही एक लीगल जो आप कह सकते हैं वर्ड जो है वो यूज होता है, लेकिन कुछ जगह में डिप्टी कमिश्नर का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, devolution of power to the local bodies, ensure effective separation of power. in many state डीसी और डीएम जो है वो रेवेन्यू जज की तरह भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। आर्टिकल 50 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू, स्टेट्स के अंदर ये पावर है कि वो स्टेप ले सकता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, इस तरह से why there is a need to make the name of the position the same throughout India. why there is a need, क्यों जरूरत है कि एक ही नाम या पोजीशन रहना चाहिए सेम थ्रू पूरे इंडिया में। तो चेयरमैन
ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है, दिब्रेक बिबेक डिब्रॉय साहब जो हैं, उन्होंने काम किया और अवे किया एक लीस्ट 248 रिड्यूडेंट आउटडेटेड कॉलोनियल लॉज को। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो डेजिग्नेशन है और रोल है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का शुड बी मेड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरे कंट्री में एक जैसा ही नाम होना चाहिए, एक जैसा ही पोजीशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। ठीक है, आ गया। ठीक है, कुछ और भी इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है, जैसे अदर इश्यूज है सिविल सर्विसेज इन इंडिया का। ठीक है, किस तरह से स्ट्रक्चरल इश्यूज है या फिर इशू इन द माइंड सेट, ये सारी चीजें आप रेफर कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, मेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि डिस्कस द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ है जिससे बाउड बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली, गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जगह एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, तो उसको डिस्कस करना है जिससे कि टू इनकरेज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी और क्रिएट करप्शन फ्री गवर्नेंस, इसको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीड लैंड लॉस ब्रिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑन पार विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। क्या है ये कि जब से एबॉलिशन हुआ है 35A और 370 का जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, और फॉलोअप किया गया है, लैंड रिफॉर्म्स करने की बात की जा रही है और मॉडर्नाइजेशन करने की बात की जा रही है स्टेट के अंदर में। ठीक है, ये एक टफ स्टैंड है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है लैंड रूल, लैंड के ऊपर जो भी मैटर है खासकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, काफी ज्यादा टफ मैटर या सेंसिटिव मैटर बोला जा सकता है। ठीक है, इसे जो लीज होल्डर है उसे एंड कर दिया गया है। राइट फॉर एक्सट्रैक्शन इन द यूनियन टेरिटरीज हैज ब्रॉट जम्मू एंड कश्मीर टू पार विथ इंडिया, यानी पूरे इंडिया के अंदर में जैसा लैंड रूल है यहाँ पे भी वो चीज लागू करने की बात की जा रही है, वो लाने की बात की जा रही है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, समझ में आ रहा है बात। ओपन फॉर सेल की बात की जा रही है, यानी कि जैसे दूसरे इलाकों में जम्मू एंड कश्मीर के अलावा अगर आप झारखंड में कोई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो वहां ओपन है, आप कोई भी एक मतलब कि वेस्ट बंगाल का आदमी भी झारखंड में जाकर जमीन खरीद सकता है ओपनली। ठीक है, बैंगलोर के अंदर में जाकर जमीन खरीद सकता है, कहीं भी खरीद सकता है, लेकिन ऐसा जम्मू एंड कश्मीर के साथ नहीं था। वहां का एक सेपरेट लॉ था, लैंड लॉ था, जो कि इन सभी से अलग था। यहाँ का कोई बंगाल का आदमी, झारखंड का आदमी जाकर जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता था। ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है जब से 35A हटा है और 370 हटा है, उसके बाद से इसे कहा गया कि ओपन फॉर सेल कर देना चाहिए, इसे लाना चाहिए, एक नया लॉ लाना चाहिए जो कि क्या करेगा कि द न्यू लॉ एंड द जो अभी एक्सक्लूसिव राइट है परमानेंट रेसिडेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में, उसे खत्म कर देगा। ठीक है, पीपुल एज वेल एज जो इन्वेस्टर हैं जो इस यूनियन टेरिटरी से बाहर है वो इसे परचेज कर सके लैंड को, और ठीक है वो भी यहाँ पे काम कर सके। देयर विल बी अ बार थ्रू ऑन एग्रीकल्चर लैंड टू बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी यूज किया जा सके। ये सारी चीजें जो है लैंड लॉ के द्वारा लाने की कोशिश की जा रही है। जो लैंड जो है ये ट्रांसफर इन फेवर ऑफ ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर और सीनियर सेकेंडरी और हायर एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए जैसे, या फिर हेल्थ केयर सेंटर खोलने के लिए, और भी कई सारे डेवलपमेंट काम करने के लिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, कुछ मॉल्स वगैरह या कोई भी और चीज जो जैसे दूसरे स्टेट्स में होता है वो चीज यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज में हो जाता है। क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लैंड रिफॉर्म्स के लिए, तो 2020 के अंदर में सेंटर ने नोटिफाई किया कि यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर की है, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्शन ऑफ सेंट्रल लॉ ऑर्डर प्रोवाइड करती है, एक विच रिजल्टेड, इसके रिजल्ट में रिपील किया गया 11 लैंड लॉस को खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर में 11 ऐसे लैंड लॉस थे जिसे खत्म किया गया, इंक्लूडिंग द बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950 है, उसको भी खत्म कर दिया गया। एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट टू परचेज नॉन एग्री उसे रिमूव किया गया, और जम्मू एंड कश्मीर को अदर स्टेट की तरह इक्वल कर दिया गया
ठीक है, ताकि जैसे दूसरे स्टेट में लोग जमीन खरीद सकते हैं वैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी लोग जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, wife and children of an agriculturist would also fall in the agriculturist category for the purpose of the Jammu and Kashmir Land Revenue Act 1996। ठीक है, जो बच्चे हैं या ठीक है वो भी इसमें आ जाते हैं और जो वाइफ्स हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, आपकी जमीन आपकी निगरानी अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम फॉर मॉडर्नाइजिंग द मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैव बीन लॉन्च्ड इन द यूटी। ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया के अंदर में, ये लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि लाया गया दिस, इससे बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो चेंजेस की गई। शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस मेजर्स क्या है, स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, ये कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया था 35A और 370 हटाकर। लैक ऑफ कंसल्टेशन विथ लोकल लीडरशिप, ठीक है, लैक ऑफ कंसल्टेशन विथ लोकल लीडरशिप, पॉपुलर डिसेंट, अनडूइंग रिफॉर्म्स, कई सारी चीजें थी जो यहाँ से हटा दी गई। तो ये सारी बातें जम्मू एंड कश्मीर को लेकर थी। अब ये ओपन सेल का मामला है तो ये इससे क्वेश्चन बनने की चांसेस है। क्या वो ये इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन के ऊपर है, न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, ये द हिंदू के द्वारा कवर किया गया और जीएस पेपर 3 में इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है कि द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो द यूनाइटेड स्टेट्स जो पैक्ट हुआ था, कि यूनाइटेड स्टेट्स का क्या पैक्ट हुआ था, टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेनेबली यूटिलाइज द अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी, यानी अर्थ में जो भी इन्वायरमेंटल जो भी चीज़ें हैं उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है और उसको किस तरह से सस्टेनेबली यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसके बारे में एक पैक्ट हुआ था यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, रिसेंटली इसे कंक्लूड किया गया COP15 के अंदर में, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 के अंदर में, जो कि कहाँ पे हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में हुआ था। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ अगर देखें तो जो कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसे बूस्ट किया गया जब 188 ऑफ 196 मेंबर यानी 196 मेंबर में से 188 मेंबर ने गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया, द कन्विंग मॉनिटर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को। ठीक है, पहले क्या था, अर्लियर जो ये डाइवर्सिटी थी इसे लॉन्च किया गया था आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट के साथ 2020 में। किस लिए इसे लॉन्च किया गया था, टू सेफगार्ड ऑल इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम हैं हमारा एनवायरनमेंट है उसे सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए, दैट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ह्यूमैनिटी सर्वाइवल, ताकि वो हमारे ह्यूमैनिटी यानी हमारे जो ह्यूमैनिटी को सर्वाइवल प्रोवाइड कर सके। एंड द नायोगा प्रोटोकॉल जो 2014 का है, 2014 में आया था क्या, नागोया प्रोटोकॉल। यह क्यों आया था, टू इंश्योर शेयरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्सेस हो और उसका बेनिफिट उठा सके उसके लिए। ठीक है, हम 4 गोल ऐसे रखे गए हैं, 4 गोल रखे गए हैं 2050 के अंदर में। ठीक है, और 23 टारगेट रखे गए हैं जो कि 2030 तक अचीव करना है, टू सेफ एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर दैट 30% ऑफ डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर, ठीक है, कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम कम अंडर इफेक्टिव रिस्टोरेशन, यानी इसका हमें रिस्टोरेशन करना है। आज जिस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस तरह से हम इसको मतलब एक तरह से इसको नेगेटिव इम्पैक्ट डल रहा है। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट के नाम पर, ठीक है, रोड चौड़ीकरण के नाम पर, तो इसको किस तरह से रिस्टोर करना है, इफेक्टिव रिस्टोर करना है, कम से कम 30% इसे रिस्टोर करना है। ठीक है, इनलैंड वाटर को, कोस्टल एरियाज को, डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम को भी। ठीक है, कई सारे इसके लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चलाए जाते हैं। ठीक है, मिशन गंगा जो है क्लीन गंगा, उस पर इसी का पार्ट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, द GBF, ठीक है,
यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी बट कॉल्स फॉर सस्टेनेबल यूज, ठीक है। जो एक तरह से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करने से मना नहीं करता है, लेकिन इसका सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए वो कहता है, ठीक है। एक 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 मैनर के अंदर में से यूज़ करना है, ठीक है, ओवर यूज़ नहीं करना है, ताकि ठीक है उसका बैडली यूटिलाइजेशन हो सके। एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ इंडिजियस कम्युनिटीज, ठीक है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में ये एम्फसाइज करता है कि रिस्पेक्ट करे जो कि राइट है इंडिजियस कम्युनिटीज का, प्रोटेक्ट करने की बात करता है फॉरेस्ट को जो कि, और बायोडाइवर्सिटी को, और उसका जो भी इन्वॉल्वमेंट है हमारे कंजर्वेशन जो एफर्ट है उसके अंदर। और सिमिलरली जो है रोल है वुमेन का और लोकल कम्युनिटीज़ का, उसे भी इसको इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो हम आसपास देख रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वेब ऑफ लाइफ है ये, क्या है मतलब बायोडाइवर्सिटी से ये सिग्निफाइज द वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। हमारे पृथ्वी के अंदर में बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। एक वेब साइकिल बनता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि एक घास है, ठीक है, घास है, इसको कौन खाता है, इसको गोट खाता है, बकरी खाता है, ठीक है। अब बकरी को कौन खाता है, बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है, ठीक है, शेर खाता है। मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी में एक बैड इम्पैक्ट पड़ा और गोट की स्पीसीज जो है वो पृथ्वी से खत्म हो गई, ठीक है। तो शेर तो अब घास खाएगा नहीं, ठीक है, वो गोट ही खाएगा। तो इसका जो एक तरह से नेचुरल जो वेव साइकिल था उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो इसलिए इफेक्ट ना पड़े तो इसको एक सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसी को बोला गया विच आर ऑल एक्सेस कनेक्टेड, हम आपस में सारी चीज़ें कनेक्टेड है। एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है हमारे इकोसिस्टम के अंदर में, और ह्यूमन को भी इसके लिए कोएग्जिस्ट करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें सोच के चलने की ज़रूरत है। एक रफली बताएं तो 75 बिलियन स्पीसीज हैं have been identified so far, whereas they have been up to 13 million. इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करें टू परफॉर्म ए होस्ट ऑफ फंक्शन, तो सम फैमिलियर इकोसिस्टम सर्विसेज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इंक्लूड प्रोवाइडिंग ह्यूमन विथ फूड, फ्यूल, फाइबर, एयर एंड वाटर, प्योरिफिकेशन, सब्सटेंशियल ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। सर्व कंसिक्वेंसेज सच एज फॉलिंग एग्रीकल्चर, abnormal climate patterns and species losses occur, स्पीडिंग अप द अर्थ्स डिग्रेडेशन, ठीक है। कुछ थ्रेड्स भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर में कि एक क्वार्टर ऑफ द प्लांट्स, यानी कि एक चौथाई जो प्लांट्स की स्पीसीज है और एनिमल्स है जो कि असिस्ट फॉर द 2019 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटब्रेक वेयर थ्रेटेड, वो खतरे के अंदर में है, ठीक है। Current model of economic growth would require 6 Earths to maintain current lifestyles. 6 अर्थ की ज़रूरत है। आज जिस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को, हमें ऐसे 6 अर्थ लगेंगे, ठीक है, ताकि जो है मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव यूज़ करना चाहिए, ना कि ओवर यूज़ करना चाहिए। क्यूमिंग मॉनिटरल पैक्ट ऑन अर्थ, ठीक है, पैक्ट क्या है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, टर्निंग सिटीज इनटू होस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं। रोड मैप की बात करें तो 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क गोल्स है जो कि इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें 2030 तक, और मॉनिटरिंग करना है 2050 तक, ठीक है। तो 4 ऐसे गोल रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूज़ के साथ मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। कुछ चैलेंजेस भी है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए न्यूज़ वगैरह ऐसे ही ख़त्म हुआ है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह डाले ताकि आप उसको रेफ़र कर सकें, ठीक है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है फॉर 2030, इसके अंदर में क्या है कि
कि होल, इसको मैं बता दूं कि द होल ऑफ सोसाइटी अप्रोचेस टुवर्ड्स रिस्टोरिंग नेचर, पूरे सोसाइटी को ये एज ए होल यानी सभी को सोचना है और सभी को मिलकर नेचर को रिस्टोर करने का काम करना है, पेड़ वगैरह लगाने हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उसे, उसका जो वेस्टेज है उसे रिवर के अंदर में डायरेक्टली मतलब कि उसको कनेक्ट नहीं करना है, जिससे रिवर वगैरह को गंदा नहीं करना है, कचरा वगैरह यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है नेचर को रिस्टोर करने का काम जो है वो करना है। साथ ही साथ द रोल ऑफ द फाइनेंशियल एंड बिजनेस सेक्टर, फाइनेंशियल और बिजनेस सेक्टर को अपना रोल अच्छे से निभाना है, ठीक है। द रोल ऑफ सिटीज इन द न्यू डील ऑफ नेचर, ठीक है, न्यू डील ऑफ नेचर यानी कि तो भी आपस में अपना रोल निभाना है। साथ साथ ग्लोबल सिनारियो के अंदर में और टू होल्ड एंड रिस्टोर नेचर, ग्लोबल सिनारियो के अंदर में नेचर को भी रिस्टोर करने का काम करना है। कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज करने की भी ज़रूरत है। रीथिंकिंग द सिंगल यूज ऑफ लैंडस्केप्स, ठीक है, रीथिंक करना है कि सिंगल यूज हो लैंडस्केप का। इस तरह से कई सारी चीज़ें जो है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर आती है, जो हमें 2030 तक इसे अचीव करना है, ठीक है। देखिए 2015 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को इसमें से कौन सा पॉइंट जो है एकदम करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो एक ऑप्शन है कि ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, बी दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सी ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट in which they live, ठीक है। द फ्लोरा एंड फोना ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, तो इकोसिस्टम को कौन जो है वो डिस्क्राइब करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि आपस में मिलकर इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, कम्युनिटी बनाता है, रहता है, उसे ही इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक मेंस इनरिचमेंट, मैंने एक टॉपिक बोला था कवर करूंगा, तो रिफॉर्म्स इन कॉन्टेक्ट एंड डिज़ाइन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक, क्या है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो कंटेंट दिया जा रहा है बच्चों को, मतलब टॉपिक्स दिए जा रहे हैं बच्चों को किताबों के अंदर में, और जिस तरह से उसका डिज़ाइन किया गया है स्कूल टेक्स्ट बुक में, इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टू हैव मोर चाइल्ड फ्रेंडली टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ रिकमेंड किया जाता है कि पिक्चर वगैरह का यूज़ किया जाए, ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ किया जाए। साथ ही ऑडियो विजुअल मटेरियल भी प्रोवाइड करने का अगर उपाय है तो किया जाए। मान लीजिए एक कहानी बता रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाई जा रही है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर में, तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट इस तरह से थ्योरी होगा, तो हो सकता है बच्चे उसे समझने में असक्षम रहे। लेकिन अगर उसमें डायग्राम के साथ समझाया जाए, ठीक है, साथ ही साथ एक वीडियो क्लास भी लिया जाए, ठीक है, जहाँ पर प्रोजेक्टर के अंदर में इंडस वैली सिविलाइजेशन को विजुअल तरीके से दिखाया जाए, तो उस अगर ये सारे पैटर्न्स अगर फॉलो किया जाए स्कूल्स के द्वारा और ग्राफिक्स वगैरह के माध्यम से दिखाया जाए, ठीक है 3D में, तो अगर इस तरह से पिक्चर, ग्राफिक्स और ऑडियो विजुअल मटेरियल अगर यूज़ किया जाए एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो वो बच्चों के जहन में इस तरह से मतलब कि बैठ जाएगा कि उसे वो फिर कभी भूल नहीं पाएंगे, मतलब कि मेमोराइजेशन जो है वो ज़्यादा एक्टिव अच्छे से हो पाएगा। कमज़ोर स्टूडेंट्स के अंदर में वो अच्छे से वो याद रख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ पब्लिकेशन इन ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है, ऐसा मतलब कि डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि टेक्स्ट बुक वगैरह लोकल लैंग्वेजेस में भी आ सके, ठीक है। दैट नॉट ए पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल, दोज नॉट ए पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल, जो 8th शेड्यूल के पार्ट में नहीं है वो भी, ठीक है। मान लीजिए टेक्स्ट बुक है, ठीक है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसे ठीक से इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसी किताबें हैं जो इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, ठीक है, बट अच्छे क्वालिटी के साथ, लेकिन इसी को बोला जा रहा है कि इसे उसके लोकल लैंग्वेज, मान लीजिए अगर उसका लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो इसे हिंदी में पब्लिश किया जाए, ताकि ये बच्चा जो है सिर्फ भाषा की वजह से अपना
ठीक है, पढ़ाई पूरा ना कर पाए, ऐसा ना हो। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज में भी बुक लाने की बात की जा रही है। अपडेटिंग सिलेबस, ठीक है, अब कुछ सिलेबस को अपडेट करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, मेक टेक्स्ट बुक जेंडर इंक्लूसिव, portray women in the emerging profession, adequately represent the role of women in Indian freedom struggle। ठीक है, यानी वुमेन को रिप्रेजेंटेशन भी टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, खाली जैसे कि कोई आप बुक्स देखेंगे जहाँ पर सिर्फ आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही, ठीक है, एग्जाम्पल देके बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि रानी लक्ष्मीबाई वगैरह है, ठीक है, निर्मला सीतारमन हो गई, ठीक है, किस तरह से इन्होंने हमारे देश पर, ठीक है, जो योगदान दिया है, तो ठीक है, जो रोल वो निभा रही हैं, ठीक है, वुमेन का रोल को भी दिखाने की ज़रूरत है। साथ डिपिक्शन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, साथ साथ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन का क्या रोल है उसको भी दिखाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अपग्रेडिंग हिस्ट्री टेक्स्ट बुक टू इंक्लूड सर्टेन डिटेल्स सच एज पोस्ट 1947 हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, स्कूल में आप टेक्स्ट बुक के अंदर में जो 1947 तक की हिस्ट्री बेसिकली कई बार पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन पोस्ट 1947 या 1947 के बाद क्या हुआ उसको भी पढ़ाना चाहिए, टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करना चाहिए, और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी, ठीक है, स्कूल की टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ये सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। बोला जा रहा है रिव्यूइंग द डिपिक्शन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, देखिए जैसे कि फ्रीडम, ये हमारा मान लीजिए एक भारत है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, तो जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं हमारे देश में कई सारे इलाकों से आए हैं। ठीक है, जैसे कि झारखंड से भी पता है आपको एक फ्रीडम फाइटर हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। वो कौन, जी जब पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि बिरसा मुंडा है। ठीक है, तो ये तो झारखंड के लोगों को पता है बिरसा मुंडा के बारे में, लेकिन हो सकता है कि केरला के लोगों को बिरसा मुंडा के बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोगों को बिरसा के मुंडा के बारे में पता नहीं होगा। तो टेक्स्ट बुक वगैरह में रीजन वाइज भी जो जिन लोगों ने, कम्युनिटीज़ के हिसाब से भी जिन लोगों ने, रीजन वाइज भी जिन लोगों ने फ्रीडम फाइटर बने हैं और जिन्होंने देश के लिए लड़ा है, उनके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड इंटरनेट एडिक्शन, साथ ही साथ हाईलाइट करने की ज़रूरत है जो एक तरह से जो लोग ड्रग्स से एडिक्शन हो रहे हैं, जो आज के यूथ है, ठीक है, वो चरस गांजा इस तरह से जो भी लत वगैरह, उनको ड्रग्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, अफीम वगैरह, ठीक है, कोकेन वगैरह, इस तरह से ड्रग्स का एडिक्शन जो हो गया है उनको, और साथ ही साथ इंटरनेट एडिक्शन जो हो गया, यानी कि 1 मिनट के लिए भी अपने मोबाइल को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, वो दिन भर इंटरनेट में लगे रहते हैं, रील्स पर रील्स देखी जा रही है। तो इन सब एडिक्शन के बारे में के बारे में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है टेक्स्ट बुक के अंदर में। साथ ही साथ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक के नंबर को कम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन आया है और एंड करिकुलम रिसर्च ने बताया कि एक एकात्मिक पाठ्य पुस्तक 2018-19 का क्रिएट किया, एक सिंगल बुक फॉर सेवरल सब्जेक्ट फॉर क्लास 1 स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू लिशन द स्कूल, लाइटन द स्कूल। मतलब कि इतना ज़्यादा आप देखेंगे कई बार बच्चों को, उनका पीठ में वो पीठ मतलब कि वो झुक के चलने लगते हैं, कई बार इतना लोड दिया जाता है उनके कंधों पर, इतना बुक्स वगैरह का लोड दिया जाता है उनके कंधों पर। तो बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ बुक्स है उसको कम किया जाए, एक लाइट मैनर में उन्हें पढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि वो पढ़ाई भी करें और इंजॉय भी करें। ठीक है, बर्डन की तरह उन्हें पढ़ाई ना लगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब बातें कही गई है कि नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, सिंगल बुक भी फॉर सेवरल सब्जेक्ट्स लाया जा सकता है ताकि एक तरह से बैक हल्का किया जा सके। ठीक है, तो ये सब बातें थी आपको टेक्स्ट बुक से रिफॉर्म से लेकर कंटेंट मेंस एनरिचमेंट पर ये थी। आप इसको एक तरह से ऐसे के रूप में भी देख सकते हैं। ऐसे के रूप में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप, मुझे नहीं लगता कि अब आपको बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स मैंने बता दी जो आप इसमें इंक्लूड करके चल सकते हैं। ठीक है, फैक्ट प्रीलिम्स फैक्ट्स के अंदर में हम लोग देखेंगे
तो पहला जो है वो डोकरा मेटल क्राफ्ट। डोकरा मेटल क्राफ्ट क्या है? तो डोकरा एक एंशियंट ट्रेडिशन है, इट्स डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जो कि 5000 साल पुरानी है। डोकरा एक नॉन फेसियस मेटल है जो कि कास्टिंग यूजिंग द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, ठीक है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक के जरिए एक नॉन मेटल होता है, नॉन फेसियस मेटल होता है, ठीक है, ये बनाया जाता है। ये एक मेटल कास्टिंग होता है जो कि इंडिया के अंदर यूज किया जाता था आज से 4000 साल पहले, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये डोकरा आर्टिसन एक ग्रेट डिमांड होता था डोमेस्टिक यूज के लिए, और फॉरेन मार्केट में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता था, ठीक है। जैसे कि वैक्स से या फिर ये कास्ट कर वैक्स के रूप में का इस्तेमाल करके डोकरा हॉर्सेस, एलिफेंट्स, पीकॉक, ओल्स, कुछ बॉल्स वगैरह या लैम्प्स वगैरह बनाए जाते थे जो कि हाईली डिमांड में होते थे, ठीक है। इस तरह से सांचे में ढालकर बनाया जाता था, देखिए इस तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से वगैरह बनाया जाता था, ठीक है, सांचा में ढालकर, ठीक है, बहुत डिमांड होता था। आगे देखें तो सिडबी टू सपोर्ट माइक्रो लैंडिंग। सिडबी क्या है? तो यह है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्री होती है, माइक्रो स्मॉल जो यूनिट्स होती है इंडस्ट्री, इसको डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए इसको एक तरह से फंड प्रोवाइड करता है बैंक, ठीक है। तो उसके लिए एक बैंक है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है फंड फॉर द फंड, ठीक है, डायरेक्ट फाइनेंस करने का काम करता है और इनडायरेक्ट फाइनेंस करने का भी काम करता है। ये क्रेडिट प्लस अप्रोच करता है, ठीक है, ताकि मॉडर्नाइजेशन हो सके, अपग्रेडेशन हो सके। नोडल मिनिस्टर इसका क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आपकी ये आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट फाइनेंस देता है, रिस्क कैपिटल है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है, क्लस्टर डेवलपमेंट, प्रमोशनल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, रीफाइनेंस करता है, रिवर्सेबल फाइनेंस करता है, माइक्रो क्रेडिट देता है। इस तरह से सिडबी का काम है। सिडबी देखो, सिडबी के बारे में अगर जान लें तो सिडबी जो है वो सेटअप किया गया था 2 अप्रैल 1990 के अंदर में, ठीक है, और एक इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट के द्वारा पास करके ये किया गया था, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मिशन है इसका कि स्ट्रेंथन प्रोवाइड फैसिलिटी और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना क्रेडिट फ्लो के अंदर में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को, और एड्रेस करना बोथ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल गैप जो है इसके इकोसिस्टम के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया है। ये क्या है? ठीक है, ठीक है, सेंटर हैज अपॉइंटेड जस्टिस हेमंत गुप्ता एज चेयरमैन ऑफ द एनडीए, ठीक है, जस्टिस हेमंत गुप्ता को चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया गया है एनडीए का। एनडीए जो सेटअप किया गया था एनडीए एक्ट 2019 के द्वारा, इसमें 7 मेंबर बॉडी है, एक चेयरमैन होते हैं, 2 एमिनेंट पर्सन होते हैं, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं इसमें। एनडीए जो है ये डिक्लेयर करता है कि एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का नेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। एनडीए का रीनेम किया गया था इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नाम से। ये इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन जो है, इसके जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्यूशन करने की कोशिश करता है ये, ठीक है। सेंटर ने अपॉइंट किया है फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता साहब, ये हेमंत गुप्ता साहब है, इनको चेयरमैन बनाया है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का, ठीक है। ये जानने की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, न्यूज़ में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट एक टॉपिक है फ्रीइंग अप EEZ, इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा कवर किया गया है। ये डिफेंस और स्पेस एजेंसीज जो रिलीज करती है 99% ऑफ EEZ यानी एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक जोन जो है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन एरिया एंड प्रोडक्शन जो एरिया है, इन ऑर्डर एनर्जी प्रोमोट करने के लिए और सिक्योरिटी करने के लिए इंडिया के कंट्री के अंदर में, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव क्या है? He will release over 40% of prohibited areas for exploration
हेल्प बूस्ट अप ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, साथ ही साथ इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। 40% ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया है जहाँ से एक्सप्लोर करने की अभी भी ज़रूरत है ऑयल, ताकि ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और जो दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। तो इसी के रिलेटेड ये एक जोन है, ठीक है। EEZ के बारे में नहीं, एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में अगर बात करें तो ये जो है 200 नॉटिकल माइल्स कोस्टल एरियाज के अंडर में आता है। इस एरिया से वो एक्सप्लोर कर मतलब कि ऑयल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। इंडिया का जो EEZ इन एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, ऑफ विच 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अबाउट 42% वाज इन द नो गो जोन है, ठीक है। देखिए आपको मैं मैप से द्वारा समझाऊं, ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है, और अंडमान निकोबार में ये वाला जो एरिया है ये है एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक जोन, जहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर में खुदाई वगैरह करके ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम किया जा सकता है। तो बोला जा रहा है अभी भी और ज़्यादा एक्सट्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे, 40% ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया है जहाँ पर एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा किया जाएगा तो ऑयल प्रोडक्शन में बूस्ट होगा और इम्पोर्ट जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वायगिर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कवर किया है। वायगिर क्या है? वायगिर का 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है, सबमरीन विच हैज़ बीन बिल्ड, जिसे बिल्ड किया था इंडिजियस प्रोजेक्ट अंदर प्रोजेक्ट 75 के अंदर में, किसके द्वारा? तो मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा, और फ्रांस का इसमें हेल्प लिया गया था, ठीक है। एंड हैज़ नाउ बीन डिलीवर्ड टू द नेवी को इसे डिलीवर किया गया वायगिर को। अदर 5 सबमरीन जो है वो है कालवारी, खादेरी, खानज, वेला, वागसेर अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और भी 5 ऐसी सबमरीन जो कंस्ट्रक्शन में, वही वायगिर जो है इसे डिलीवर किया गया। किसके हेल्प से बनाया गया? ये सिर्फ फ्रांस के, ठीक है, मदद से। वायगिर के बारे में बताएं तो ये एक अंडरटेक मल्टी इट हैज़ बीन बिल्ड टू अंडरटेक मिशन के अंदर, ये एंटी सरफेस के अंदर में या फिर एंटी सबमरीन, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदरिंग या माइन लेइंग, सारी चीज़ों में ये काम कर सकता है। प्रोजेक्ट 75 जो है ये 1998 में शुरू हुआ था। इस इंडिजियस ये कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए 6 सबमरीन जो कि स्कॉर्पियन डिज़ाइन की होगी, ठीक है। एक तो डिलीवर हुआ, 5 अभी भी कंस्ट्रक्शन के फेज में है, ठीक है। The submarine been constructed at MDL in मुंबई के अंदर में ये बनाया जा रहा है, जो फ्रांस का नेवल ग्रुप है उसकी मदद से, ठीक है। What does a submarine work? How does a submarine work? तो इस सबमरीन में टाइप, ये शिप की तरह होता है, ठीक है। सबमरीन क्या है? एक शिप की तरह होता है, लेकिन ये अंडर वाटर जो है वो चलता है, ताकि ऊपर से अगर कोई दुश्मन वगैरह है उसको अंडर वाटर ही वो पता लगा जा सके, ठीक है। ये सारी बातें हैं सबमरीन के बारे में। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे स्लाइड्स में डाल दी है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारी टॉपिक्स जो है वो समझ में आई होगी, और सारे टॉपिक्स मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किए। तो इस तरह से टॉपिक को अगर 360 डिग्री व्यू के साथ कवर किया जाए तो आई होप कोई भी टॉपिक में आपको क्लैरिटी कम देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी मेंस के क्वेश्चन आई होप उसे आप अटेम्प्ट करेंगे। प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, प्रीलिम्स फैक्ट को भी आप रेफर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड डायरेक्ट इसे एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।